गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने कल वाला जो अपना एडिटोरियल था उसके रिमेनिंग पार्ट पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने होमवर्क की फॉर्म में दिया था, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आई थिंक आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में आंसर आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। तो एडिटोरियल आपका क्या, वायरल लोड ऑन लॉकडाउन लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, ये आपका एडिटोरियल है। फर्स्ट स्लाइड अपनी हो चुकी है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, नेक्स्ट स्लाइड जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं डायरेक्ट। देखो माइंड में पिक्चर बनाते हुए चलना आप लोगों ने। द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, बात हो रही है किसकी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो क्या दिखाई दे रहा है, जो हेल्थ केयर है, हेल्थ से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा जो बना हुआ है, डिपार्टमेंट वगैरह उस तरीके से, इज स्ट्रेस्ड, वो क्या स्ट्रेस्ड है। अब जैसे ही आपको ईडी की फॉर्म में से आपको दिखाई देता है तो आपको दो वर्किंग दिखनी चाहिए, V2 एंड V3। डायरेक्ट यहाँ पे दिखेगा तो V3 होगा, क्योंकि V2 तो होगा नहीं। देखो V2 को हमेशा पढ़ने का तरीका है कैसे, डिड V1 की फॉर्म में पढ़ो। और इज को पढ़ने का तरीका, इज रियल में कुछ नहीं होता, रियल में ये क्या होता है, डज बी होता है, डज प्लस बी होता है। तो डज बी डिड स्ट्रेच, डज बी डिड स्ट्रेच, कोई मतलब बन ही नहीं रहा यहाँ पे, बिल्कुल भी सेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि टू मॉडल्स की क्या होगी यहाँ पे, ओवरलैपिंग होगी, तो बिल्कुल गलत हो गया आपका। तो इज स्ट्रेस्ड किस फॉर्म में है, स्ट्रेस्ड फॉर्म में है, ना कि स्ट्रेच का एक्शन कर रहा है। अगर स्ट्रेच का एक्शन करता होता तो V2 आ सकता था एक्टिव फॉर्म में, लेकिन स्ट्रेच फॉर्म में है, इसका मतलब पैसिव फॉर्म में है या एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो V3 आएगा। मोड कैसा है, स्ट्रेच्ड, खुद ही स्ट्रेच हो चुका है। किसी और को स्ट्रेच कर रहा होता तो मोड होता आपका एक्टिव या ये ING, और खुद स्ट्रेस्ड फॉर्म में, मतलब स्ट्रेस का तीर उसके ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब वो उसका मोड क्या है, ED यानी पैसिव, इसका मतलब V3। तो इट्स स्ट्रेस्ड टू, अब यहाँ पे टू को देखें तो टू की अपने माइंड में दो वर्किंग आएगी। टू एज ए मॉडल भी वर्क करता है, टू आपका एज ए प्रीपोजिशन भी वर्क करता है। अभी अपने कुछ नहीं पता, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तभी पता लगेगा। टू ब्रेकिंग पॉइंट, किसकी तरफ है, ब्रेकिंग। अब जैसे आपने देखा टू अगर एज ए मॉडल होता, अगर टू एज ए मॉडल होता तो ब्रेक आना चाहिए था, ब्रेकिंग नहीं आता। क्या आना चाहिए था, ब्रेक आना चाहिए था, क्योंकि मॉडल के बाद में क्या होता है, एक्शन आता है। अगर एक्शन नहीं होता तो उसके लिए अपने को क्या करते हैं, जैसे मान लो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता तो यहाँ पे बी आपको देना ही पड़ता, टू बी ब्रेकिंग। जैसे ही विल बी ब्रेकिंग, ही विल बी ब्रेकिंग, वो ब्रेक कर रहा होगा, तो उस तरीके से अपने बात करें बी देना पड़ता, टू बी ब्रेकिंग। ब्रेक कर रहे होने की सिचुएशन को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ऐसा होता। लेकिन यहाँ पे तो कोई बी भी नहीं है, इसका मतलब ये आपका टू एज ए मॉडल है ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो एक्शन आना चाहिए था, और एक्शन आपका V1 फॉर्म में ही होता है। तो मॉडल के बाद में एक्शन आता है, आपको पता है मॉडल एक्शन को साथ में लेकर आता है। तो एक्शन ना होता है तो वो क्या करता है, वहां पे बी देना होता है अपने को सेंटेंस में एक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पे टू ब्रेकिंग, तो टू डायरेक्ट पता लग गया। जैसे ही देखो मॉडल तभी वर्क करता है जब उसके बाद में एक्शन हो, तो डायरेक्ट बाद में उसके बाद में कोई एक्शन की फॉर्म है ही नहीं, एक्शन मतलब V1 की फॉर्म में है ही नहीं, इसका मतलब टू यहाँ पे आपका मॉडल तो है ही नहीं, टू क्या है, एज ए प्रीपोजिशन है। अब दिक्कत ये होती है, ये स्टूडेंट के कंफ्यूजन होता है कि टू के बाद में ING कैसे आ गया, क्योंकि स्टूडेंट को देखो दिक्कत ये होती है कि रूल्स रटे हुए कि टू के बाद में V1 आता है, पर वो इस चक्कर में ये भी भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं कि टू के बाद में नाउन भी तो आ सकता है ना, टू डायरेक्शन को भी तो बताता है, लेकिन स्टूडेंट ने ये रटा होता है कि टू के बाद V1 आता है। चलो टू के बाद में नाउन है सर, वो तो हमें पता लग जाता है, लेकिन फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, नाउन का भी हमें पता लग जाता है लेकिन एक्शन की फॉर्म में V1 आता है, वो बात बोल रहे हैं, वो कहाँ गलत है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जब रूल्स होते हैं तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते आप लोगों के, तो आप उसे कैसे पढ़ोगे कि टू के बाद में क्या है, ब्रेक का एक्शन है, तो ब्रेकिंग एक्शन है, तो एक्शन होते ही आप क्या करोगे, टू के बाद में एक्शन में V1 आता है, तो क्या करोगे, टू ब्रेक होना चाहिए था, एरर, ये गड़बड़ होती है। हाँ डायरेक्ट नाउन दिया हो तो हो सकता है आप ना करो गलत, लेकिन जब एक्शन की फॉर्म में नाउन या एडजेक्टिव दिया होता है तब आप क्या, या जेरेंड दिया होता है, तब आप क्या करते हो, तब आप उसे गलत कर देते हो, क्योंकि आपको वहां पे फिर वो एक्शन दिखाई देता है। ब्रेकिंग आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे डायरेक्ट देखोगे ना टू के बाद तो आपको सीधा दिखाई देगा एक्शन की फॉर्म में, कि ब्रेक तो एक्शन होता है। तो जैसे ही एग्जाम में है, यहाँ पे चलो नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, रटा हुआ होता है। मेरे तो तगड़ा घोटा हुआ था ये वाला रूल कि टू के बाद में V1 आता, वाह एक क्वेश्चन तो ये उड़ा दिया, इंग्लिश में 1 नंबर, फोड़ दी इंग्लिश। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि आप खुद फूट गए थे वहां पे, फोड़ने आप फोड़ तो उसको रहे थे, लेकिन आपको ये नहीं पता था आप खुद को ही फोड़ रहे थे, एग्जाम आपको फोड़े जा रहा था। तो ऐसे गड़बड़ हो जाती है। तो यहां देखेंगे जैसे ही ING दिखिए आपको 4 वर्किंग, देखो टू आपका एज ए मोड यहाँ पे प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है, तो उसके बाद में या तो एडजेक्टिव फॉर्म में वो हो सकता है,
देखो 4 वर्किंग होती है आईएनजी की, लेकिन टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन डायरेक्शन को बता रहा है, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में बाइंड कर रहा है, दीवार बना रहा है, वहां पे प्रीपोजिशन एक दीवार बनाता है। तो दीवार के बाद में आपको ये तो पता ही एक्शन तो सर्वाइव करता ही नहीं है, तो जो आपका मेन एक्शन है वो वैसे सर्वाइव नहीं, क्योंकि वो एक्शन होता है, और जो क्लोज होता है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में एक्शन होता है, तो दोनों सर्वाइव नहीं करेंगे, इसका मतलब दोनों वर्किंग गई। बचती है अपने पास 2 और वर्किंग। एडजेक्टिव हो सकता है आगे नाउन होगा तो टू क्या करेगा, एडजेक्टिव से पास होता हुआ अपना इंपैक्ट नाउन पे डाल देगा। और जेरेंड भी हो सकता है, क्योंकि जेरेंड एक्शन को नाउन की तरह ही ट्रीट करता है। मतलब क्या हुआ, जो ब्रेकिंग हो रही है, आई वॉज अगेंस्ट टू ब्रेकिंग द लॉज, ये एक्शन की फॉर्म में जा रहा है, देखना, लेकिन जेरेंड फॉर्म में। आई एम अगेंस्ट टू ब्रेकिंग द लॉज, मैं जो लॉ कानून वगैरह को जो तोड़ने की एक्टिविटी होती है, लोग तोड़ते हैं, उसके खिलाफ हूं, उस एक्टिविटी के खिलाफ हूं। तो इसका मतलब वो एक्टिविटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और जैसे ही कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करे तो वो नाउन होती है। मतलब ब्रेकिंग द लॉ की जो एक्टिविटी होती है, जो दुनिया भर के द्वारा की जाती है, बहुत सारे लोगों के द्वारा की जाती है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ऐसी जो एक्टिविटी है उसके खिलाफ हूं, उसकी तरफ मैं उसके खिलाफ हूं। तो वहां पे क्या हो जाएगा, अगेंस्ट टू ब्रेकिंग द लॉ। और अगेंस्ट टू ब्रेक द लॉ का मतलब क्या होगा, उसमें अब दोनों में डिफरेंस देखना, जल्दी से मैं यहां डिफरेंस बताता हूं, ये आपको बाद में अलग से वीडियो में बता दूंगा। अगर मैं सेंटेंस यहां लूं, आई एम अगेंस्ट टू ब्रेक द लॉ, इसमें और आई एम अगेंस्ट टू ब्रेकिंग द लॉ, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगेंस्ट टू ब्रेकिंग द लॉ का मतलब जनरल वे में बात हो रहा है कि लॉ की जो ब्रेकिंग होती है, कानून को जो तोड़ना होता है, उस बात के मैं खिलाफ हूं, ब्रेकिंग। और ब्रेक द लॉ का मतलब क्या है, आपको पता है टू के बाद में एक्शन यूज होता है जो कनेक्शन की फॉर्म में, तो वो एक्शन आगे का होता है। टू हैव पीछे की बात करता है, लेकिन टू आगे के एक्शन की बात कर रहा है। मैं अगेंस्ट टू क्या करने के लिए, लॉ तोड़ने के लिए, मतलब आगे की तरफ जो लॉ होगा। किसी ने आपको बोला होगा कि चलो लॉ तोड़ते हैं, ये वाला लॉ अपने तोड़ देते हैं, क्या है, तो मैंने बोला आई एम अगेंस्ट टू ब्रेक द लॉ, ब्रेक लॉ को तोड़ने के लिए, आगे जाकर लॉ को तोड़ना है, उसके मैं अगेंस्ट टू, समझ में आ रही, आगे जाकर तोड़ने के लिए, उस तरीके से बात करें तो क्लियर आप लोगों के। वो आगे की एक्टिविटी को बताता है, वो आपकी तरफ से ही होने वाली एक्टिविटी है, और वो क्या है, जनरल वे में किसी और की भी एक्टिविटी हो, किसी की भी एक्टिविटी हो, आप अगेंस्ट हो तो आपकी तो वो वैसे ही नहीं होगी, किसी और की एक्टिविटी ऐसे नाउन ट्रीट कर रहे हो आप। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा, नहीं तो मैं आपको एक वीडियो में क्या करूंगा, ये क्लियर कर दूंगा पूरा 2+V1 वर्सेज 2+ वर्ब ING। तो ब्रेकिंग पॉइंट, अब यहां पे जेरेंड भी हो सकता है, पॉइंट को ब्रेक करने की तरफ स्ट्रेच हुआ, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, एक बार एडजेक्टिव देखना, ब्रेकिंग पॉइंट, पॉइंट कौन सा, ब्रेकिंग, ब्रेक करने वाला। तो ब्रेकिंग पॉइंट वो होता है जहां, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे जाकर एकदम से चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेक करने वाला पॉइंट, ब्रेक का मतलब एकदम से तोड़ने वाला पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे एकदम से ब्रेकिंग हो जाती है, ब्रेक फेल हो जाते हैं, चीज ब्रेक करते हुए बाहर निकलती है एकदम से, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। तो पॉइंट कैसा, ब्रेक करने वाला, एक्टिव बात है, क्योंकि पॉइंट खुद ही ब्रेक का काम कर रहा है, इसलिए आईएनजी एडजेक्टिव है ये। तो इसका मतलब जो ब्रेकिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे एकदम अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में वो चीज फैले, उस पॉइंट की तरफ क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेच्ड है, मतलब उस पॉइंट तक फैला हुआ है। तो अभी का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस पॉइंट तक फैला हुआ है, मतलब कहां तक पहुंच चुका है, ब्रेकिंग पॉइंट पे, मतलब अब इंफ्रास्ट्रक्चर हिलने वाला, एकदम से टूटने वाला है, ऐसे पॉइंट पे। इन में, किस में, क्वेश्चन पूछा करो आप अपने आप, जब क्वेश्चन पूछोगे, जैसे इन देखा, में, किस में, ऐसे ही आपने ऐसे पूछा, और अगर उसका आंसर मिल गया तो सेंटेंस सही है, आंसर नहीं मिला तो सेंटेंस गलत है। ये भी एक शानदार ट्रिक है सेंटेंस को पता करने की, कि सेंटेंस आपका सही है या गलत है। क्वेश्चन पूछो, आंसर मिले, जैसा जैसा एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछो। इनके अकॉर्डिंग मैंने किस में पूछ दिया, ऑफ होता किसका बोलता, ठीक है। तो मैंने पूछा में, किस में, मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के ज्यादातर पार्ट्स में। तो कंट्री के ज्यादातर पार्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, इसका मतलब आंसर मिला, इसका मतलब सही है। तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकिंग पॉइंट तक की तरफ स्ट्रेच फैल चुका है, ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है ज्यादातर पार्ट्स में। आगे बात करें, गिवन दिस सिचुएशन, गिवन दिस सिचुएशन। अब यहां पे आप अपने देखें, गिवन को अपने, ये ईडी क्लोज होता है, लेकिन इसको पढ़ने का अपना तरीका क्या है, ध्यान में रखते हुए। अपने कैसे पढ़ते हैं, ध्यान में रखते हुए, ठीक है, देते हुए, इस सिचुएशन को देते हुए। और अपनी फॉर्म में बात करें, देखो कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर हिंदी में हम प्रॉपर मीनिंग नहीं ले पाते, एडिटोरियल का हम हिंदी में प्रॉपर मीनिंग नहीं ले पाते। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आपको प्रॉपर मीनिंग लेना ही नहीं है, आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि 2 लैंग्वेजेस में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि दोनों का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है।
तो हिंदी में अगर आपको प्रॉपर मीनिंग लेना है तो आपको बात को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तब प्रॉपर मीनिंग आएगा। जैसे गिवन दिस सिचुएशन, गिवन का मतलब देना होता है एक टाइप से। गिवन दिस सिचुएशन, दी हुई फॉर्म में, यह सिचुएशन दी हुई, ठीक है, यह सिचुएशन दी हुई, ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस अवॉइड नहीं किए जा सकते, ठीक है, ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस अवॉइड नहीं किए जा सकते, ये सिचुएशन दी हुई होते हुए। कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना, इसको ऐसे पढ़े ना, इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। तो हिंदी में आपको थोड़ा अलग से बोलना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस की वर्किंग अलग होती है। आपने देखा होगा, आप हॉलीवुड की मूवीज वगैरह देखते हो तो आपने डबिंग फॉर्म में कभी देखा होगा। डबिंग में जब आप देखते हो तो आपको अजीब सा लगता है, क्योंकि एक तो आप बॉलीवुड की मूवी को हिंदी में देखो तो आपको लगता है हाँ यार बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और जब हॉलीवुड की मूवी को आप हिंदी में देखते हो आपको ऑकवर्ड सा लगता है कि यार ये बोल क्या, बोलना क्या चाहते हैं, ये अजीब सा बोल रहे हैं, मतलब अजीब सी टोन लगती है अपने। क्यों? क्योंकि दो लैंग्वेज को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता इस तरीके से, उसकी डायरेक्ट डबिंग जो की जाती है। अब जो जैसे मान लो एवेंजर्स वगैरह की बात करें, उसकी तो हाई लेवल पे डबिंग की जाती है, जो तगड़े वाले डबिंग करने वाले जो आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा करवाई जाती है। लेकिन नॉर्मल कोई भी वेब सीरीज है या कोई हॉलीवुड सीरीज या सीरियल्स वगैरह है, उनकी डबिंग देखो, कई वालों की जो इतने फेमस नहीं है तो उनकी डबिंग अजीब सी होती है, क्योंकि हाई पेड जो डबिंग करने वाले आर्टिस्ट है उनको वो जो डबिंग करवाते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो नॉर्मल से डबिंग कर देते हैं, क्योंकि उनकी इतनी रेटिंग भी नहीं होती उन सीरियल्स की, इसलिए उसको जो ज्यादा मतलब रेटिंग्स होती है उनकी डबिंग अच्छी होती है। आपने नोटिस किया होगा इन चीजों को, नोटिस किया है ना इन बातों को। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि जो हाई लेवल के आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उसको समझ के फिर अपने तरीके से डबिंग करते हैं। और थोड़ा डबिंग फिर भी थोड़ी अजीब सी क्यों रहती है, क्योंकि जो उनकी बोलने का जो है टोन, जब वो लिप्स वगैरह को मतलब ऐसे करते हैं, जो रिएक्ट करते हैं वहां पे, एक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी मैच करना चाहिए। कहीं ऐसे कि मुंह कहीं हिल रहा है और बात कहीं जा रही है, तो उस तरीके से भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी सी ऑकवर्ड रहती है डबिंग आपकी। तो इसलिए दो लैंग्वेज में ये दिक्कत होती है। क्लियर आप लोगों के? अब बात करें गिवन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, मोर रेस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी अवॉइडेड, ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस, जो रेस्ट्रिक्शंस आपके प्रतिबंध है उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मतलब अवॉइड का मतलब टाला नहीं जा सकता। अब यहां पे कैन नॉट बी इग्नोर्ड हो सकता था क्या? अब मुझे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, इग्नोर और अवॉइड में क्या डिफरेंस है। कोई बताना चाहे तो जल्दी लाइव चैट में बता दें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इग्नोर एंड अवॉइड। आपको एक जैसे लग रहे होंगे, दोनों सिनोनिम की फॉर्म में भी यूज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। ये काम आता है आपका क्लोर टेस्ट या फिल इन द ब्लैंक्स में, वहां पे ऑप्शन में आपको इग्नोर भी दे दिया उन्होंने और अवॉइड भी दे दिया। अब आपने डिक्शनरी में तो पढ़ा है कि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। अब वहां पे ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि अवॉइड करूं या इग्नोर, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही टिक करना है। वहां पे काम आएगा आपका ये सेंस, और वहां पे काम आएगा ये डिफरेंस, जो माइन्यूट सा डिफरेंस होता है ना, वो काम आता है। अब कोई बोलेगा सर इग्नोर और अवॉइड के अंदर क्या बता रहे हो, दोनों सिनोनिम होते हैं, हमने देखा हुआ है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। लेकिन एग्जाम में आपको देखने को भी मिला है, आपको टेस्ट सीरीज वगैरह में देखने को मिला होगा, क्विजेज में भी कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा, और देखने को मिलेगा भी। दोनों के दोनों वर्ड्स यूज हो जाते हैं, तब अपने कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा अपना करें दोनों में से। फिर आप करते हो वाइल्ड गेसिंग, तुक्का लगाते हो, और तुक्का मैक्सिमम क्या होता है, गलत ही जाता है। इसका मतलब मोर रेस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी अवॉइड और इग्नोर में क्या डिफरेंस है। अवॉइड का मतलब होता है रियल मीनिंग, दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। शक्तिमान वाली बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है, वो वाला केस है। तो इग्नोर होता है आपका किसी चीज पे ध्यान न देना, अवॉइड का मतलब टाल देना। सर ये तो दोनों एक ही बात हुई, थोड़ा एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करें। आपने अगर किसी चीज को इग्नोर किया है तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो चीज ये जरूरी नहीं है कि होगी भी नहीं। मान लो कोई उधर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, तो आपने उसको इग्नोर कर दिया, या फिर आपको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, आपने इग्नोर कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। अब अवॉइड का कैसे वर्क होता है कि आपको कोई काम दिया गया, अर्जेंट वर्क दिया गया करने के लिए, तो आपको बोला कि ये काम आपने करना है, तो आपने उसको क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। अवॉइड का मतलब टाल दिया, मैं नहीं करूंगा। इग्नोर का मतलब क्या है, उस बंदे ने जो बात बोली उस बात को आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो फिर भी वो बंदा दोबारा से आपको बोलेगा। और अगर आपने उसको अवॉइड कर दिया, इसका मतलब वो काम आप मतलब एक टाइप से दोबारा नहीं होने वाला, इस तरीके से अवॉइड कर दिया। समझ में आ रहा है चीज? तो अवॉइड क्या करता है, ज्यादा डेप्थ में जाते हुए क्या करता है, उस चीज को एक टाइप से क्या करता है, रिमूव करता है। और इग्नोर नॉर्मल उस चीज को रिमूव नहीं करता, वो एग्जिस्ट भी
कर सकती है। ये होता है डिफरेंस अवॉइड एंड इग्नोर में। समझ में आ रही चीज? मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं किया जाता, मिस्टेक्स को अवॉइड किया जाता है एग्जाम में। शानदार एग्जाम्पल, बड़ा मस्त एग्जाम्पल है, एकदम से आया माइंड में। एग्जाम में जो आपकी मिस्टेक्स है उसको इग्नोर नहीं किया जाता, उसको अवॉइड किया जाता है। आपको यह नहीं बोला जाता कि आप अपनी जो मिस्टेक्स है उनको इग्नोर करो, यहीं से समझ में आ गया, इग्नोर करो। ऐसे बोला जाता है मिस्टेक्स को इग्नोर मत करो, उन पे वर्क करके उन्हें अवॉइड करो। मतलब समझ में आया ना? मिस्टेक्स को इग्नोर, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? खुद बोल कर देखो, खुद आप 2-3 बार बोल कर देखो, आपको फीलिंग आ जाएगी अपने आप। ये फीलिंग, ये सेंस होता है लैंग्वेज कि मिस्टेक्स को आप लोग इग्नोर मत किया करो। अपनी आपकी जो गलतियां है ना उनका आप इग्नोर मत किया करो, उन पे वर्क किया करो, उन पे ध्यान दिया करो, उनको करेक्ट किया करो। अपनी जो गलतियां आप लोगों की उनको आप एग्जाम में अवॉइड करो, मतलब उन गलतियों को ना करो। अवॉइड करो मतलब ना करो, रिमूव करो। इग्नोर करो मतलब उनको छोड़ दो, कोई ना, होगी तो होगी गलती, ऐसे नहीं। समझ में आ गया? अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर है अवॉइड एंड इग्नोर में डिफरेंस। आगे चलते हैं। इसने बोला एट द एंड ऑफ ए वीक लॉन्ग लॉकडाउन। ये बिल्कुल इजी सी वर्किंग है, थोड़ी स्पीड ले लेते हैं यहाँ पे, थर्ड आपको पता भी लग जाएगा स्पीड में कैसे पढ़ना होता है। एट द एंड पर किसके? ऑफ ए वीक लॉन्ग, हफ्ते लंबे जो लॉकडाउन पे दिल्ली ने क्या किया? दिल्ली एक्सटेंडेड, उसने बढ़ा दिया इट, इसे बाय अनदर वीक ऑन संडे। संडे को इसे एक और वीक के द्वारा बढ़ा दिया गया, मतलब और बढ़ा दिया एक वीक के द्वारा, मतलब उसे एक एजेंट की फॉर्म में यूज किया, एक और जो आपका वीक है उसको, तो उसे बढ़ा दिया एक और हफ्ते के लिए, एक और सप्ताह के लिए। आगे बात करें, आफ्टर मंथ्स, महीनों बाद, चेन्नई केम अंडर ए कंप्लीट संडे लॉकडाउन। चेन्नई आई, महीनों बाद क्या हुई? चेन्नई आई अंडर, अंतर्गत, किसी के तहत, किसके तहत? एक कंप्लीट संडे लॉकडाउन के तहत, विद इंक्रीज्ड रेस्ट्रिक्शंस। किसके साथ? इंक्रीज्ड। अब जैसे इंक्रीज्ड दिखेगा आपको V2 और V3 दोनों दिखेगा। V2 देखेंगे तो V2 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, डिड इंक्रीज। और जैसे ही डिड आया, मॉडल मांगेगा सब्जेक्ट, लेकिन इससे पहले तो विद लगा हुआ है, प्रीपोजिशन की दीवार बनी हुई है, तो डिड सर्वाइव करेगा नहीं, क्योंकि उसको तो डायरेक्ट क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। क्योंकि दीवार होती है तो वो दीवार बन के क्या कर देता है, उसमें जगह ही नहीं छोड़ता आगे जाने के लिए। लेकिन एक केस होता है सेकंड सब्जेक्ट क्लोज, वो चेक कर ले, यहां तो नहीं है। सेकंड सब्जेक्ट क्लोज क्या होता है कि इसका बैक रिफ्लेक्शन ना हो, फिर आपका सब्जेक्ट हो सकता है। इसका बैक रिफ्लेक्शन होगा तो ये फ्री रह जाएगा इंक्रीज्ड, फिर पीछे से कोई सब्जेक्ट उठा सकता है। लेकिन ये विद यूज ही किसके लिए हुआ है? रेस्ट्रिक्शंस के लिए यूज हुआ है, तो इंक्रीज को अपने आप बीच में ले गया। तो ये यूज ही जो विद है वो अपना जो इंपैक्ट है, जो तीर है, वो किस पे अप्लाई कर रहा है? इस इंक्रीज्ड और रेस्ट्रिक्शंस पे अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब वो उसको बाइंड कर रहा है, तो वो दीवार उसको खींच रही है, उसको खींच रही है। इसका मतलब वो दीवार से बचे हुए नहीं है, दीवार के साथ ही चिपके हुए हैं। और बैक रिफ्लेक्शन होता है तो दीवार उनके लिए नहीं है, किसी और के लिए, तो दीवार का वहां इंपैक्ट नहीं होगा, साइड में दीवार है और ये दीवार उनके ऊपर ही दीवार है, तो वो ले ही नहीं पाएंगे। बीच में दीवार आ गई तो सब्जेक्ट को ले ही नहीं पाएंगे, इसलिए गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या? विद इंक्रीज्ड रेस्ट्रिक्शंस के साथ। V2 V3 नहीं है, V3 है। इसका मतलब रेस्ट्रिक्शंस कैसे हैं? बढ़े हुए। रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए गए किसी के द्वारा, या गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाए गए। रेस्ट्रिक्शंस पे बढ़ाने का तीर लगा, गवर्नमेंट इंक्रीज्ड रेस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया। ये जो सेंटेंस बोला गवर्नमेंट इंक्रीज्ड रेस्ट्रिक्शंस, ये V2 है। गवर्नमेंट का तीर डिड इंक्रीज है, गवर्नमेंट बढ़ा रही है। और ये जो है वो आपका V3 है। पता कैसे लगेगा? वर्किंग देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है? ये माइन्यूट से डिफरेंस करने पड़ेंगे। तो रेस्ट्रिक्शंस कैसे हैं? बढ़ाए गए। कैसे बढ़ाए गए? पैसिव फॉर्म में, इसलिए ईडी एडजेक्टिव। ड्यूरिंग, दौरान, द वीक, किसके? हफ्ते के दौरान। केरला हैड, केरला के पास था, होल वीकेंड इन शटडाउन, पूरा का पूरा वीकेंड उसके पास क्या था? शटडाउन, मतलब पूरा का पूरा वीकेंड उसने, वीकेंड जो वीक का एंड होता है सैटरडे संडे, तो उसको उसने लॉकडाउन में रखा था। तो ये बात इसने बोली। आई थिंक क्लियर है कि चेन्नई क्या हुई? कंप्लीट संडे लॉकडाउन के साथ आई, मतलब ड्यूरिंग उस वीक के दौरान बड़े हुए रेस्ट्रिक्शंस के साथ। और केरला ने पूरे वीकेंड में क्या रखा? शटडाउन रखा, बंद रखा चीजों को। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों के? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी। अब यहाँ पे देखें, जहां वर्किंग अच्छे वाली होगी वहीं पे अपने थोड़े रुकेंगे, नहीं तो थोड़ी स्पीड रखेंगे, ठीक है? अब से ये करेंगे, जहां पे आपकी इंपॉर्टेंट वर्किंग होगी उस पे अपने थोड़ी स्पीड ले लेंगे, सॉरी उस पे स्पीड नहीं लेंगे, पागल हो गया आप लोग, ठीक है? वहां पे अपने थोड़े रुकेंगे और डिटेल में करेंगे, और जो नॉर्मल सा सेंटेंस होगा उसमें अपने थोड़ी स्पीड खींच लेंगे, तो अपना टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। यहाँ पे आगे बढ़े। नेशनल लॉकडाउन वॉज ए स्लैश हैमर अप्रोच। एक नेशनल लॉकडाउन क्या था? एक स्लैश हैमर का मतलब हथौड़ी की चोट वाला अप्रोच थी। अप्रोच मतलब जो योजना, एक टाइप से जो उनमें पहुंच, यानी योजना यूज की।
लास्ट ईयर कब, पिछले साल, एंड इट्स मेमोरीज स्टिल हॉन्ट, और इसकी जो मेमोरीज है वो अभी भी क्या करती है, हॉन्ट करती है। हॉन्ट का मतलब डराती है। तो अब यहाँ पे जैसे हॉन्टेड प्लेस होता है ना, आपने सुना होगा हॉन्टेड प्लेस, तो डराती है। अब यहाँ पे अपने देखें तो एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढने चले तो एंड को आप करोगे कहां से, डायरेक्ट आपका स्टार्ट से ही चल रहा है। ए नेशनल लॉकडाउन वो जो स्लैश हैमर अप्रोच लास्ट ईयर, और इसकी जो मेमोरीज है, स्मृतियां हैं, वो अभी भी हॉन्ट करती है। इसकी किसकी, लॉकडाउन की। तो लॉकडाउन के लिए यूज है तो बीच में तो आएगा नहीं, कहीं पे भी यूज करे। लास्ट ईयर के पास देखना अप्रोच, तो जहां से आप रिफ्लेक्शन देखो वहां से दो सेंटेंस स्प्लिट कर देते होते हैं, और दूसरा सेंटेंस सेट करना है। ए नेशनल लॉकडाउन वो जो स्लैश हैमर अप्रोच इट्स मेमोरीज स्टिल होल्ड। वो लॉकडाउन क्या है, एक स्लैश हैमर अप्रोच है, मेमोरीज हॉन्ट करती है। कोई मीनिंग नहीं आया। अब ए तो होगा नहीं कि ए तो अप्रोच के लिए यूज हुआ है। अब यहाँ पे दिक्कत, सर ए अप्रोच के लिए यूज है तो अप्रोच में तो वोवल साउंड है, एन क्यों नहीं आया। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आपका ए एन है वो वोवल साउंड पास वाला इंपैक्ट को बताता है कि उसके जस्ट बाद क्या साउंड आ रही है। जस्ट बाद स्लैज की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसलिए ए आएगा, एन नहीं आएगा। अगर अप्रोच के पास होता ना एन अप्रोच, फिर आता आपका, मतलब वो जिसके लिए आया उसके अकॉर्डिंग ए एन नहीं होता। ए एन आपका जस्ट बाद क्या साउंड आ रही है उसके अकॉर्डिंग होता है। अब वॉज के बारे में बात करें, नेशनल लॉकडाउन क्या था, स्लैश हैमर अप्रोच थी, और नेशनल लॉकडाउन क्या था, इट्स मेमोरीज, मेमोरीज थी, हॉन्ट करती है। कोई मीनिंग नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे वॉज करोगे यहाँ पे तो ये इट्स मेमोरीज को खा जाएगा, तो हॉन्ट का कोई सब्जेक्ट नहीं बनेगा, डू हॉन्ट का। ठीक है, तो आपका क्या है, स्टार्ट से ही ये आपका रिफ्लेक्शन है एंड का। आगे बात करें द सेंटर, सेंटर का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। वंस बीटन, एक बार जो बीटन मतलब काटी गई मतलब उसको झटका लगा, काट खाया किसी ने, मतलब एक टाइप से उस पर अटैक हुआ, या फिर उसके साथ मतलब कुछ गलत, जैसे बीटन का मतलब काटी गई, मतलब इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट हुआ किसका, लॉकडाउन वगैरह का। एंड ट्वाइस साई, और दो बार साई, साई का मतलब यहाँ चौंकना, चौंकी, दो बार चौंकी मतलब दो बार झटके लगे उसको। हैज कन्वीनियंटली लेफ्ट, उसने आसानी से छोड़ दिया, एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन ऑन लॉकडाउन, लॉकडाउन पे डिसीजन छोड़ दिया, टू द स्टेट्स, स्टेट्स की तरफ। अब यहां गड़बड़ होती है, रिफ्लेक्शन नहीं ले पाते तब। आपको इजी लग रहा होगा लेकिन नहीं है, मैं आपको कंफ्यूज करता हूं थोड़ा सा। लॉकडाउन टू द स्टेट्स, ये मुझे देखना है कि ये टू का जो रिफ्लेक्शन है वो कहां से, टू किस बात को कनेक्ट कर रहा है, लॉकडाउन को कनेक्ट कर रहा है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसकी है, क्योंकि टू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ले रहा है किसको, स्टेट्स को, लेकिन किसके लिए, जैसे द ब्रदर ऑफ राम, तो क्या हुआ, ब्रदर ऑफ राम का मतलब क्या है, राम का भाई, राम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन राम को बना रहा है किसके लिए, ब्रदर के लिए। तो टू स्टेट्स को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बना रहा है किसके लिए, लॉकडाउन के लिए। तो लॉकडाउन के लिए बनाएंगे तो साथ में पढ़ेंगे इतने पार्ट को, लॉकडाउन टू द स्टेट्स, स्टेट की तरफ जो लॉकडाउन है उस पर डिसीजन छोड़ दिया, मीनिंग बना, स्टेट की तरफ जो लॉकडाउन है उस पर। देखो यहां बहुत शानदार वर्किंग है। रियलिटी ये है कि आपको कि सर हमें समझ में नहीं आता, हिंदी नहीं बना पाते, ये भी कैसे है। दूसरा, हमें समझ में नहीं आता कि एडिटोरियल और जो लाइन बोलना क्या चाहती है उसका मीनिंग नहीं क्लियर हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप इस तरीके से पढ़ लेते हो। रियल आपको वर्किंग भी पता होनी चाहिए ना, कि कौन सा एलिमेंट किसके लिए यूज हुआ है, ये जरूरी है। समझ आई चीज। अब देखना कैसे बता रहा हूं मैं। जैसे आई विल लीव द डिसीजन ऑन यू, मैं आप पर छोड़ता हूं डिसीजन। ठीक है, आई लीव द डिसीजन ऑन यू, मैं आप पर छोड़ता हूं डिसीजन, कि आपको क्या डिसीजन लेना है। उस तरीके से पढ़े तो क्या होगा कि सेंटर हैज कन्वीन, आसानी से उसने डिसीजन छोड़ दिया किस पे, लॉकडाउन पे। लॉकडाउन पे डिसीजन छोड़ दिया कि लॉकडाउन को बोल दिया तेरा मन करे वैसे कर। मैंने आप पे डिसीजन छोड़ा, आई लिव द डिसीजन ऑन यू, मैं आप पर डिसीजन छोड़ता हूं कि आपका जो डिसीजन होगा वो मान लूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बोला आपका मन करे वैसे करो, आपका जो डिसीजन आप ले लो। और यानी अब अपने को ये भी देखना कि ये डिसीजन है, ये जो ऑन है ये किसके लिए यूज हुआ है, ये किसके लिए, किस तरीके से यूज है, ये भी अपने को चेक करना है। अब मैं डायरेक्ट पढ़ूं एक बार टू द स्टेट्स को उठाकर कि सेंटर हैज लेफ्ट एनी डिसीजन ऑन लॉकडाउन, लॉकडाउन पे डिसीजन छोड़ दिया कि लॉकडाउन का मन करे वैसे करे। अब डायरेक्ट अगर आपका सेंस क्लियर नहीं, आपको पिक्चर नहीं बनानी आती, तो आप गलत कर जाओगे। यहाँ पे आपके समझ में नहीं आया, आप बोलोगे लॉकडाउन पे कैसे डिसीजन हो सकता है, तो आप उसको क्या कर दोगे, नेगेटिव को वहां पे क्या है, एरर कर दोगे। लेकिन रियल में वहां पे एरर नहीं है, क्योंकि अपनों ने तो आज तक ये देखा होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वैसा ही करते हैं अपने। क्या प्रैक्टिस है कि लिव द डिसीजन ऑन मी, डिसीजन मेरे पे छोड़ दो, लिव द डिसीजन ऑन मी, डिसीजन मेरे पे छोड़ दो, मैं जैसे बोलूं वैसे ही आप लोगों ने करना है। इस तरीके से बात हुई, तो इस तरीके से आपने सोचा है तो आप लॉकडाउन पे छोड़ दोगे, जो हो जाए गड़बड़, और गड़बड़ होते हैं आप एग्जाम में इसको कर दोगे गलत, जो कि गलत है, आपका गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो रही है ना। अब आप बनाओ माइंड में पिक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट।
आंखें बंद कर लो, चाहे आंखें खोल के बना सकते हो तो बना लो, नहीं आंखें बंद कर लो। क्या कि सेंटर डिसीजन छोड़ चुका है लॉकडाउन पे, हैं? लॉकडाउन पे डिसीजन कैसे छोड़ देगा कि लॉकडाउन डिसीजन ले? गड़बड़ सी हो गई भाई यहां तो, ठीक है, ये तो हुई गड़बड़। उसके बाद नेक्स्ट वाला पढ़ें, लॉकडाउन टू द स्टेट्स, ठीक है, स्टेट की तरफ जो लॉकडाउन है उन पे डिसीजन छोड़ दिया। जब आप करें तो कि स्टेट की तरफ जो लॉकडाउन, क्या दिखाई देगा कि स्टेट की तरफ जो लॉकडाउन, मतलब स्टेट की तरफ जो लॉकडाउन लगाए गए हैं, सेंटर के द्वारा स्टेट पे जो लॉकडाउन लगाए गए हैं, स्टेट की तरफ जो लॉकडाउन लगाए गए हैं, उन लॉकडाउन पे डिसीजन छोड़ दिया। उन लॉकडाउन को बोल दिया कि आपका मन करे वैसे करो। अजीब पिक्चर नहीं बनी। अब तोड़ेंगे। अब क्या करते हैं, इस 2 को यहां पे सेट नहीं हो पा रहा तो 2 को उठाकर एक बार यहां रखते हैं। ऑन लॉकडाउन को हटा दो, आप एक बार ऑन लॉकडाउन को रिमूव कर दो, यहां से ऑन लॉकडाउन को रिमूव कर देते हैं अपने यहां से। लो कर दिया। सेंटर हैज लेफ्ट एनी डिसीजन टू द स्टेट्स, सेंटर ने डिसीजन किसकी तरफ छोड़ दिए? ऑन पर भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, ठीक है। आई लिव द डिसीजन टू यू, आपकी तरफ में डिसीजन, दोनों से, या ऑन यू मतलब आप पे डिसीजन है, आपका मन करे वैसे करो। टू यू का मतलब मैं ये जो डिसीजन है वो आपकी तरफ देता हूं, आपको समर्पित करता हूं कि आपका जैसे मन करे आप वैसे करो, टू यू, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पे, डिसीजन टू द स्टेट्स, स्टेट्स की तरफ छोड़ दिया। और फिर वापिस से आओ आप, लॉकडाउन वाली बात, फिर लॉकडाउन को वापस लेते हैं। यहां पे मैं इरेज करूंगा एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लॉकडाउन वाली। अब देखना, डिसीजन ऑन लॉकडाउन पर जो डिसीजन थे वो स्टेट की तरफ छोड़ दिए। डिसीजन ऑन दिस टॉपिक, डिसीजन ऑन दिस सिचुएशन, आई लीव द डिसीजन ऑन दिस सिचुएशन टू यू, इस सिचुएशन पे जो डिसीजन है वो मैं आपकी तरफ छोड़ता हूं। अब देखो कितना मीनिंग चेंज हो गया। तो ऑन यू का मतलब ये भी हो सकता है, ऑन का मतलब ये भी हो सकता है कि डिसीजन उसी पे छोड़ दो। ऑन का मतलब ये भी हो सकता है कि उस बात पे जो डिसीजन था वो किसी और को दे दिया। पता कैसे लगेगा? कंप्लीट सेंटेंस से ऐसे पिक्चर बनानी है माइंड के अंदर। तो क्या दिखाई दे रहा है कि लॉकडाउन पर जो डिसीजन लेने हैं, लॉकडाउन पर जो डिसीजन है वो कहां जा रहे हैं? स्टेट की तरफ जा रहे हैं। वो बोला जा रहा है कि स्टेट्स को कि आप लो डिसीजन, जो लॉकडाउन पे डिसीजन है उनको आप लो। तो क्या हो गया, ये दोनों एक साथ है। कैसे? डिसीजन ऑन लॉकडाउन, लॉकडाउन पे जो डिसीजन है फिर लेफ्ट वर्क करेगा। तो क्या होगा, पहले अपनों ने क्या किया था, इनको एक पार्ट बनाया था, लॉकडाउन टू द स्टेट्स को एक पार्ट बनाकर फिर सारी चीजें अप्लाई की थी, तो गलत हो गया था। अब क्या करना है, डिसीजन ऑन लॉकडाउन को एक एंटिटी बनाकर फिर अप्लाई करना है कि डिसीजन ऑन लॉकडाउन, फिर लीव का तीर छोड़ना है। लीव का तीर डिसीजन पे छोड़कर फिर ऑन नहीं लगाना आपने, क्योंकि लीव का तीर डिसीजन पर छोड़कर ऑन लगाओगे तो डिसीजन लॉकडाउन पर वैसे चला जाएगा कि लॉकडाउन की मर्जी वाला। आपको क्या करना है, पहले डिसीजन ऑन लॉकडाउन को बाइंड करना है, फिर तीर छोड़ना है। समझ में आई? एक तो क्या हो गया कि आपने लॉकडाउन पे तीर छोड़ना है, उसके ऊपर आपने ऑन डिसीजन को लगाना है, डिसीजन को उसके ऊपर लगाना है, तो गलत मीनिंग आ जाएगा। एक क्या होगा, डिसीजन ऑन लॉकडाउन को एक बनाकर फिर इकट्ठा तीर छोड़ना है, तो लॉकडाउन पे भी तीर आएगा और डिसीजन पे भी तीर आएगा। और अकेला डिसीजन पे तीर आया तो लॉकडाउन अलग रह जाएगा, तो लॉकडाउन उसे अलग तरीके से एक्सेप्ट कर जाएगा और अपनी मर्जी दिखा जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो क्या होगा, डिसीजन ऑन लॉकडाउन, तो ऐसे स्ट्रेस देनी होती है कैसे पढ़ने में, द सेंटर हैज लेफ्ट एनी डिसीजन ऑन लॉकडाउन टू द स्टेट्स। समझ में आई चीज? ऐसे नहीं, द सेंटर हैज लेफ्ट एनी डिसीजन ऑन लॉकडाउन्स, एनी डिसीजन ऑन लॉकडाउन्स टू द स्टेट्स, ऐसे नहीं होगा, लॉकडाउन्स टू द स्टेट्स नहीं होगा। आपको लॉकडाउन और टू द स्टेट्स के बीच में रुकना है और डिसीजन ऑन लॉकडाउन में रुकना नहीं, उसको एक साथ लेना है तो बोलने के लिए। तो क्या होगा, द सेंटर हैज कन्वीनियंटली लेफ्ट एनी डिसीजन ऑन लॉकडाउन टू द स्टेट्स, ऐसे आपने बोलना है, द सेंटर हैज कन्वीनियंटली लेफ्ट एनी डिसीजन ऑन लॉकडाउन टू द स्टेट्स। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से बोलोगे। क्लियर हुआ, समझ में आया? इस तरीके से वर्किंग। आगे पढ़ते हैं। द लर्निंग, अब वैसे ही द लग गया तो डायरेक्ट पता लग गया, या तो देखो एडजेक्टिव होगा, या क्योंकि नाउन की फॉर्म में हो गया तो एडजेक्टिव होगा या जेरेंड होगा। ठीक है, द लर्निंग फ्रॉम, अब देखो एडजेक्टिव तो हुआ नहीं क्योंकि उसके बाद में नाउन नहीं है, फ्रॉम से अलग चला गया, इसका मतलब ये आपका जेरेंड ही है। लर्निंग जो सीख है, फ्रॉम द फर्स्ट लॉकडाउन शुड नॉट बी दैट वर्किंग, शुड नॉट बी दैट, वो वह नहीं होनी चाहिए,
वर्किंग क्या है, वह की तरह है यहाँ पे, शुड नॉट बी दैट, वो नहीं होनी चाहिए। वो क्या नहीं होनी चाहिए, आगे डिफाइन भी कर रहा है की तरह, इट इज ए पॉलिटिकल हॉट पोटैटो, कि ये एक हॉट पोटैटो है। तो रियल में अपने बात करें दैट की यहाँ वर्किंग, आप बोलो की और वह दोनों वर्किंग है क्या, दोनों वर्किंग नहीं है, यहाँ पे ओनली एक ही वर्किंग है। तो अभी जो अपने को दैट दिखाई दे रहा है वो क्या वर्किंग आपकी, वह की वर्किंग है। और की वाला जो दैट है वो कहां है, छुपा हुआ है। पढ़ना एक और दैट लगाकर, द लर्निंग शुड नॉट बी दैट इट इज ए पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। शुड नॉट बी दैट, वह नहीं होनी चाहिए कि यह एक पॉलिटिकल हॉट पोटैटो है। समझ में आया, वो दैट मैंने बोला है आपको, की वाला लगाओ चाहे ना लगाओ, तो यहां दैट भी आ सकता था। और बच्चे क्या करते हैं, दैट देख कर क्या करते हैं, एरर कर देते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है कि पहले वाला दैट किसके लिए यूज हुआ है और सेकंड वाला दैट किसके लिए यूज हुआ है। ऐसे भी तो होता है ना, इट इज सेड दैट पर्सन इज, इट इज सेड दैट पर्सन इज ए फेमस टीचर। इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है कि वह व्यक्ति एक फेमस टीचर है। ही इज ए ग्रेट टीचर, दैट पर्सन इज ए ग्रेट टीचर। इट इज, सेंटेंस देखो लिख लेना नोटबुक में, इट इज सेड दैट पर्सन इज ए ग्रेट टीचर। ठीक है, कि वो आदमी एक शानदार वाला टीचर है। तो पहले वाला दैट की, दूसरे वाला दैट वह, तो दैट साथ में आ भी सकता है। ठीक है, इट इज सेड दैट पर्सन इज वेरी ग्रेट टीचर, दैट पर्सन इज ए वेरी ग्रेट टीचर। तो यहां वाला जो दैट है वो वह वाला है, दैट की वाला है, वो आपको मैंने बताया, आप नोट कर लो। की वाला जो दैट है वो यूज करो चाहे ना करो। यह कहा जाता है वह तगड़ा है, यह कहा जाता है वह शानदार है, यह कहा जाता है कि वह शानदार है, दोनों एक बात है, स्ट्रेस दे रहा है बस। तो यहाँ पे दूसरा दैट है वो यहाँ पे की वाला यहाँ पे क्या है, छुपा हुआ है। तो ये दैट वह की तरह, आई थिंक क्लियर हो गया। द लर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट लॉकडाउन शुड नॉट बी दैट, वो नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इट इज ए पॉलिटिकल। और डाइट भी आप देखो तो ये क्या है, लर्निंग ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि, ये नहीं होनी, ये तो आ रहा है ना, इसका मतलब वो, या ये आ रहा है ना, इसका मतलब ये दैट वही है आपका। ठीक है, होनी चाहिए कि इट इज ए हॉट पॉलिटिकल हॉट पोटैटो, की ये राजनीतिक हॉट पोटैटो है। हॉट पोटैटो का मतलब होता है एक खतरनाक सिचुएशन, क्या होना, खतरनाक सिचुएशन को बताता है आपका हॉट पोटैटो। तो ये नहीं होना चाहिए कि एक सीख इस बात से ये नहीं होनी चाहिए कि एक हॉट पोटैटो है, गरम पोटैटो, गरम आलू जो आपके हाथ में एकदम से दे दिया तो आपने आगे पास कर दिया। हॉट पोटैटो दैट इज टू बी पास्ड अराउंड, जिसको क्या किया जाए, पास अराउंड किया जाए, मतलब आगे से आगे पास कर दो। ठीक है, दैट इज जो है, क्या होने के लिए, आगे पास होने के लिए, जो है, ही इज टू डू दैट थिंग, वो है ये करने के लिए, मतलब वो बंदा है ही ये काम करने के लिए। तो पर्पस बताया उस बंदे का, होने का पर्पस। तो होना मतलब क्या है, ही इज, वह है, वह एग्जिस्ट करता है, क्या करने के लिए, टू सोल्व दिस पजल, ही इज टू सोल्व दिस पजल, वो ही है जो इस पजल को सोल्व कर सकता है, या फिर वो ही पैदा हुआ है इस पजल को सोल्व करने के लिए, वो ही पैदा हुआ है ऐसी वर्किंग यूज करने के लिए। समझ में आ रही है चीज। तो इस तरीके से अपने बात करेंगे, ही इज टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क, वो है ये पर्टिकुलर टास्क करने के, उसका एग्जिस्टेंस क्या है उस टास्क को करने के लिए। समझ में आई चीज। तो इस तरीके से वर्क करेगा। पॉलिटिकल हॉट पोटैटो दैट इज टू बी पास्ड अराउंड, जो क्या किया, दैट इज जो है पास अराउंड करने के लिए, हो मतलब पास अराउंड करने के लिए, कि ये लर्निंग ये नहीं होनी चाहिए कि एक पॉलिटिकल हॉट पोटैटो है, राजनीतिक फॉर्म में एक हॉट पोटैटो है, कठिन विपदा है या कठिन स्थिति है, जो क्या है पास अराउंड करने के लिए आगे से आगे दूसरों पे पास करते जाओ, खुद से बोझ हटाते जाओ। एक पार्टी ने क्या किया, खुद से बोझ हटाया दूसरी पे डाल दिया, वो वाला केस है, ये इसने बात बोली है। तो ये दैट आपका जो की तरह डायरेक्ट इज का सब्जेक्ट बन रहा है। आगे बात करें, बट दैट लेकिन वह की इट कुड सर्व एज ए स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट, कि ये कर सकता है एक स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम, इन किसमें, इन कॉम्बेटिंग द आउटब्रेक। इन यूज हुआ, इसका मतलब उसके बाद में इन किसके लिए यूज हुआ है, आउटब्रेक के लिए यूज हुआ है ना, कॉम्बेटिंग आउटब्रेक। तो यहाँ पे आउटब्रेक एडजेक्टिव नहीं होगा, देखो मैन एक्शन तो होगा नहीं क्योंकि दीवार के बाद में सर्वाइव नहीं करेगा, क्लोज भी नहीं होगा क्योंकि वो भी दीवार के बाद सर्वाइविंग एक्शन है, एडजेक्टिव होगा नहीं, क्यों, क्योंकि आउटब्रेक और कॉम्बेटिंग के बीच में द लगा हुआ है। आउटब्रेक का मतलब जो अभी खराब सिचुएशन है, पेंडेमिक की बात करा उसकी, ठीक है,
तो यहां पे कॉम्बेटिंग डायरेक्ट इस पे अलग हुआ है, इसका मतलब एक ही केस बचता है, जेरेंट केस। तो जो आउटब्रेक तीर लगेगा कॉम्बेटिंग का आउटब्रेक पे, क्या आउटब्रेक को कॉम्बेट करने का मतलब उससे लड़ने का, उसको हराने की जो एक्टिविटी है उसमें एक स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर सकता है। तो इस बट का रिफ्लेक्शन देखें तो इस बट का रिफ्लेक्शन आएगा आपका बी के बाद से। ठीक है, कैसे, दोबारा से पढ़ो, पढ़ते ही पता लग जाएगा मीनिंग कि लर्निंग ये नहीं होनी चाहिए कि एक हॉट पोटैटो है जिसको आगे से आगे पास करते हो, ये कठिन परिस्थिति है जिसको आगे से आगे पास करते हो, सेंटर ने स्टेट को पास कर दिया, स्टेट ने बोल दिया हम क्या करें, उसने आगे पास कर दिया, इस तरीके से मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पास कर दिया। तो ऐसा नहीं है, बल्कि लेकिन क्या दैट ये होना चाहिए, मतलब दोबारा से दूसरा सेंटेंस यहां से जैसे रिफ्लेक्शन हो गया तो यहां से पढ़ना है। फर्स्ट क्या पढ़ो, शुड नॉट बी दैट, ये नहीं होना चाहिए कि इसे आगे से आगे पास करो, लेकिन द लर्निंग शुड बी दैट, ये होनी चाहिए कि ये एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट की तरह, स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क कर सकता है। अब यहां पे आपका नोट नहीं आएगा, फर्स्ट वाले के साथ तो नोट है नहीं होना चाहिए, और दूसरे में अपने आप रिफ्लेक्शन लेगा, क्या ऐसा होना चाहिए, किसके कारण, बट के कारण, क्योंकि बट कॉन्ट्रेरी दे रहा है, कॉन्ट्रेरी दे रहा है इसका मतलब उसके अगेंस्ट बात बोल रहा है, पहली वाली बात के अपोजिट बात बोल रहा है। तो पहली वाली बात तो क्या है, नहीं होना चाहिए, तो उसके अपोजिट बात क्या होगी, होना चाहिए। पहले वाली बात तो क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे बोला, मैंने आपको बोला कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसा करना चाहिए, आप लोगों को खुद को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। इस सिचुएशन में आप लोगों ने, जब टाइम अपने पास कम बचा है उस पॉइंट पे आप लोगों ने खुद को नेगेटिव नहीं करना चाहिए बल्कि कॉन्फिडेंस जनरेट करना चाहिए। आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि टाइम कम बचा है, आपको ऐसा सोचना चाहिए कि टाइम कम बचा है इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट डाइवर्टेड है, कितने टाइम में कैसे करेंगे उस चीज का फायदा उठाना चाहिए। आपको यह सोचकर कि बहुत कम टाइम बचा है, उस चीज को सोचकर खुद को बैक फुट पे नहीं लेकर जाना चाहिए कि अब क्या करें। आपको उस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए कि सारे के सारे नेगेटिव है, जैसे मैं नेगेटिव उस तरीके से, तो उस तरीके से सारे नेगेटिव है, तो इस सिचुएशन का मुझे फायदा उठाना चाहिए पढ़ाई करके। तो ये वाली बात है, क्लियर आप लोगों के। अब देखो जितने भी रिपीटर्स हैं उन सभी को उनकी आपकी लोगों की प्रैक्टिस है, और मैंने आपको हमेशा बोलता रहा था, मैक्सिमम मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ कंटिन्यू रहे थे, रेगुलर रहे थे, उन स्टूडेंट्स ने तो मुझे श्योर गारंटी 100% कि आप लोगों ने कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं की थी, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम आपको बोलता ही रहता था। तो आप लोगों को यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलेगा, श्योर मिलेगा। लेकिन जो नए हैं जिनकी कंटिन्यूटी नहीं थी, तो वो आपने भी कुछ नहीं खोया, आपको भी यहाँ पे आप भी सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि रेगुलरिटी वाले इतने नहीं है जितनी इरेगुलरिटी वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी कोचिंग वालों में भी, अपने स्टूडेंट्स की बात करें जो कोचिंग वाले थे, उनमें से मैक्सिमम क्या है, पता नहीं क्या ही कर रहे थे कि पता नहीं नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, जब आएगा तब तैयारी करेंगे, सारे के सारे ऐसे थे। जो स्टूडेंट मेरे साथ रेगुलर थे, कनेक्टेड थे, उनकी मैं गारंटी लेता हूं कि वो रेगुलरिटी में थे, तो उनको प्लस पॉइंट मिलेगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो फ्रेशर है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इजीली क्रैक कर सकते हो। क्योंकि जो ऑलरेडी रिपीटर्स हैं और जिनकी प्रैक्टिस नहीं थी, जिन्होंने अब तक तैयारी नहीं की थी, कंटिन्यूटी ब्रेक की हुई थी, तो वो ज्यादा नेगेटिव होंगे कि यार ये चांस ही अपने पास, आगे तो चांस ही नहीं है। लेकिन आप तो फ्रेशर हो, तो आपका माइंड रिलैक्स है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप क्रैक कर सकते हो। क्योंकि सभी की हालत यही है मैक्सिमम की कि कैसे क्रैक करें, कैसे क्रैक करें, ऐसे करके ऐसी चीजों को सोचते हुए वो क्या कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट करें, और ज्यादातर क्या कर रहे हैं, अपना यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। किस चीजों में, अदर चीजों में जो काम की नहीं है, उन चीजों के अंदर। तो आपको भी प्लस पॉइंट है, और जो रेगुलर थे आपको तो अपनी मेहनत का फल और अपनी रेगुलरिटी का फल जरूर मिलेगा, 100% गारंटी। ओके, क्लियर आप लोगों के। तो बड़ी ही शानदार वाली वर्किंग सीखी अपने इस एडिटोरियल से अपनों ने, तो इसको रिवाइज कर लेना, और नोट डाउन तो आप कर ही रहे हो, आई थिंक नोटबुक के अंदर नोट डाउन जरूर करते रहना। और जितनी भी ये वोकैब है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवाता हूं, आपको वेबसाइट पे भी मिलती है और टेलीग्राम चैनल पे भी मिलती है, तो वहां से इसको डाउनलोड करके इनको रिवाइज कर सकते हो आप खुद से। ठीक है, और जो जितनी भी यहाँ पे हाईलाइटेड वोकेब है, उनके लिए आपको अलग से क्या करना है, एक नोटबुक और तैयार करनी है वोकेब की, और इन वोकेब को क्या करना है, वहां पे नोट डाउन करना है आप लोगों ने। समझ में आ रही है चीज, इन सब वोकेब को नोट डाउन करके उनको याद करना है, ये आप लोगों के लिए कंपलसरी होमवर्क है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।